हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.1 में हमने प्रश्न संख्या 1 का उसमें 8 प्रश्न था और सभी डिटेल से हमने बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना उसको भी तैयार कर सकते हैं। राइट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो भी समस्या दिया हुआ है ना, इनको खाली केवल आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है। यानी इसमें जो यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर और छोड़ दूंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन का है उतना ही करना चाहिए एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी कि जो लंबाई है उसका यूनिट क्या है, तो मीटरों में बताना है आपको। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कौन, लंबाई। बोल रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हमारा, जब भी आपको आयत का नाम दे दे तो वह चतुर्भुज, यह एक जो आयत होता है ये एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमने क्या बोला कि जब भी आपको अगर आयत का बात कर दे तो आपको ध्यान में रखना है कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा समांतर हो, है ना। जैसे में ये वाला भुजा इसके समांतर होगा और ये वाला भुजा इसके समांतर होगा और समान भी होगा दोनों, है ना। तो जब समान होगा तो ये अगर 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, यानी ये क्या होगा, यल होगा, तो ये भी यल होगा, यानी दोनों क्या होगा, लंबाई। और ये वाला होता है चौड़ाई, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इतना आपके दिमाग में सेट हो गया। दूसरा नंबर, ये लंबाई को ही बीमा कहा जाता है और ये चौड़ाई को भी बीमा कहा जाता है ना। बोलेगा कि आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना होता है। राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर मान के चलिए यहाँ पर कि चौड़ाई हमको दे दिया है 2 मीटर, तो बोल रहा है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि चौड़ाई हमारे पास कितना है, तो चौड़ाई तो हमारे पास 2 मीटर हमने बोला, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई यहाँ पे होगा चौड़ाई के, यानी कि 2 के दोगुने से, दोगुना हमने कर दिया, एक अधिक है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि अब हम बोले कि लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये 4, 2 दूना 4 और 1 5 मीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। और देखा जाए तो एक्चुअल में 2 से जो है लंबाई दोगुने से एक अधिक है, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि जो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई आपको दिया नहीं है, खाली बस बोला है इसी तरह। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को अपने से एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि चौड़ाई यक्स है। तो लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है, चौड़ाई पे। अगर चौड़ाई हमें पता रहे तो लंबाई निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई यक्स मीटर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। तब लंबाई क्या होगा, बोल रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से, यानी तब चौड़ाई क्या हो, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो होगा दोस्तों चौड़ाई के दोगुने से, यानी यक्स के दोगुने से एक अधिक होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा मीटर में। राइट। अब देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है और तब जाकर क्या होता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से
तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने लिख दिया प्रश्न से। ये देखिए आपकी बोल रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो आयत का क्षेत्रफल हम चूंकि क्या जानते हैं, ये तो दिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, चूँकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये दे रखा है 528। तो हम चेक करते हैं, लंबाई तो हमारा दिया हुआ है 2x+1, ये हमने रख दिया 2x+1, ये हमारा लंबाई होगा। इसमें गुणा करेंगे चौड़ाई का यानी यक्स का, तब जाकर मिलेगा हमें क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल बोल रहा है 528 है मीटर स्क्वायर में, है ना। अब देखिए यक्स का गुणा करते हैं 2x में, तो ये हो जाता है 2x², और यक्स का +1 में, तो ये हो जाता है यक्स। ये 528 प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये 528 इस प्रकार, है ना, बराबर का 0। तो आपको खाली केवल बोला है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाता है यहीं तक। तो जितना क्वेश्चन कहे उतना ही आंसर दीजिए, है ना। हाँ, अगर आपको बनाने का मूड कर रहा है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, तोड़कर आप निकाल भी सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ज़रूर, इस क्वेश्चन को आना है, ठीक ना। आएगा आगे वाले क्वेश्चनों में, तो वहाँ पे मैं आपको हल करके दिखा दूँगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले तो हम लोग पूर्णांक संख्या समझते हैं, यह हमारा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो 0 और धनात्मक प्राकृतिक धनात्मक संख्या और ये सभी ऋणात्मक संख्या, सभी को मिला दिया जाए तब जाके पूर्णांक संख्या बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है यहाँ पे कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रमवार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या जैसे आप 21 लेना चाह रहे हैं तो 21 के बाद क्या आएगा 22, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रमागत हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी कि 0 के बाद वाला संख्या, 0 से पहले वाला नहीं। ये प्लस में कौन कौन सा है, धनात्मक मतलब होता है प्लस, तो 0 से इधर वाला कौन कौन सा है, 1 2 3 4 इसी तरह। लेकिन हमको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बोला है, तो हमें अपने ही से एज्यूम करना होगा कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा वो यक्स होगा। अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो दूसरा कौन होगा इसके बाद 2, तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 होगा। अगर हम लोग पहला 2 ले रहे हैं तो इसके बाद वाला क्या होगा 3, यानी 1 अधिक हो रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैंने यक्स लिया पहली धनात्मक संख्या, तो दूसरा क्या होगा x+1। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहली क्रमागत चाहे इस तरह लिखेंगे कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x तथा दूसरी x+1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ये आपका क्लियर हो गया होगा इतना तक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इसका और इसका दोनों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांक तो नहीं ज्ञात करना है, खाली द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो यहाँ पे गुणनफल कितना दे चुका है इन दोनों का, 306। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल, यानी यक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको x+1 में, तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, 306 के बराबर। अब x में x का गुणा करेंगे तो x², x का 1 में करेंगे तो प्लस x, और 300 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, =0। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, है ना। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो देखा जाए तो बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का माँ जो है, रोहन का माँ का जो आयु है यानी उम्र जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, रोहन पर। अगर हमें रोहन का उम्र पता रहे तो उसकी माँ की उम्र पता चल जाएगी। क्यों, अगर रोहन का उम्र मान लीजिए कि 3 वर्ष है
तो उसकी माँ जो है 26 वर्ष उससे बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगा, 26 + 3 यानी 3 + 26 है ना, कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। अगर मान के चलिए रोहन जो है 5 वर्ष का है, तो उसकी माँ जो है 26 वर्ष उससे बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, 5 + 26, ये हो जाएगा आपका 31 वर्ष, है ना। तो सारा जो इसमें प्रॉब्लम है ये रोहन पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को मान लेते हैं, माना रोहन की आयु बराबर यक्स, तब माँ की आयु क्या हो जाएगा, यक्स + 26, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तब माँ की आयु क्या हो जाएगा, x + 26, है ना, 26 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कि जो अभी चल रहा है यक्स, रोहन का जो उम्र है यक्स वर्ष, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना। तो 3 वर्ष बाद इसका क्या आयु हो जाएगा दोस्तों, रोहन का, तो यक्स + 3 हो जाएगा ना। और उसकी माँ की क्या हो जाएगी, यक्स + 29, यानी 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29, और x + 29 हो जाएगा। तो ये भी बात लिख लेंगे कि चूँकि 3 वर्ष पश्चात, है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 वर्ष पश्चात। अब लिखेंगे नीचे रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर x + 3, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है, देख पा रहे हैं आप कि रोहन की आयु बराबर x + 3। अब इसकी माँ की क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो x + 26 + 3, तो x + 29 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माँ की आयु बराबर भी क्या हो जाएगा, x + 29। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। तो यहाँ पे डाल लेंगे हम लोग प्रश्न से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर हो जाता है, तो 360 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि रोहन का जो है 3 वर्ष पश्चात x + 3 है ना, x + 3, और उसकी माँ का क्या है, x + 29, और इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा किसके बराबर है, तो 360 के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 360, है ना। अब देखिए यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा दोस्तों, यक्स का 29 में करेंगे तो +29x, राइट। 3 का यक्स में करते हैं तो ये हो जाता है +3x, और 3 का 29 में करेंगे तो 29 या 87 हो जाएगा। ये 360 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा हो गया x², और 29 दिन हो जाएगा 32x, है ना। और फिर 360 में से 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, और फिर 15 में से 8 घटेगा तो 7, और यहाँ पे बचा 2 क्योंकि ये सभी को दे रहा है, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस क्योंकि 360 क्या है, बड़ा है, बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाता है, और ये पूरे कथन को हमने द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। आइए प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि यदि इसकी चाल, किसकी, रेलगाड़ी की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि चाल का पता नहीं है लेकिन उसको कम कर रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी को ही तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो दिया हुआ से पहले यहाँ पे देखिए क्या हमें ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ना। तो सबसे पहले इसी को लेट मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। तो ये भी लिख लेंगे, तथा दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इसका चाल जो है रेलगाड़ी का जब घटाया नहीं गया था तब इसमें कितना समय, मतलब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना आप, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा में चाल, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूरी कितना है हमारा, 480 किलोमीटर,
और चाल कितना दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x। अब यहाँ पे देखिए समय जो है किस में आएगा, घंटा में, यानी कि जो प्रारंभ में समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, तो 480 बटा में x घंटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से बोल रहा है। अब हम लोग प्रश्न से बात करते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल को घटा दिया जाए, है ना, यानी कम कर दिया जाए, तो जब कम कर दिया जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाएगा। तो पहले था यक्स, इसमें से 8 किलोमीटर घटा दे रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम कर दिया, तो चाल कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, है ना। और दूरी तो उतना ही तय करना है ना, दूरी कितना तय करना है, उतना ही 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब स्पीड कम कर दिया जाएगा तो समय अधिक लगेगा ना। क्या हमने बोला, स्पीड कम कर दिया जाएगा किसी का भी तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा। तो अधिक समय क्या आएगा यहाँ पर, तो मैं पूछूं यहाँ पे, इसलिए समय बराबर, तो समय बराबर तो दूरी बटा में चाल होता है। दूरी कितना है, 480, और बटा में चाल कितना है, x माइनस 8, और ये आ जाएगा घंटा में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा अधिक समय लग रहा है, क्यों, क्योंकि चाल जो है कम चाल से चल रहा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसके अपेक्षा जो चाल है यहाँ पर, इसके अपेक्षा ये वाला जो चाल है वो अधिक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो समय है वो अधिक ये कम लग रहा होगा समय, किससे, इससे ये अधिक समय लग रहा होगा। अब कितना समय, मतलब जब स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाता है तो कितना समय अधिक लग रहा है, तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, कौन, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो समय तो हमने निकाला है 8 किलोमीटर कम कर देने के बाद इतना, यानी 480, और बटा में तो क्या है, x माइनस 8 घंटा, है ना। लेकिन यहाँ पे रियल जो, जब हमने बोला था कि जब चाल को नहीं घटाया जा रहा था तब समय ये लगा था, यानी 480 बटा में x। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये वाला जो चाल है ना, ये वाला समय इससे 3 घंटा अधिक लगता है, यानी कि इसमें से जब घटा दिया जाता है इसको तब जाकर कितना लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। ये आप देख सकते हैं, है ना। तो जब अधिक में से कम को घटाएंगे तभी तो हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, तो देख लिया जाए तो यक्स इंटू यक्स माइनस 8 आ जाएगा, राइट। अब यक्स का गुणा कर लिया जाए 480 में तो ये हो जाएगा 480 एक्स, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 480 का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 एक्स, फिर 480 का गुणा करेंगे हम लोग माइनस 8 में तो माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 480, और ये बराबर है हमारा 3 के। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा ना दोनों, तो ये वाला जो है हमारा यक्स इंटू यक्स माइनस 8 इधर भेज दे रहे, भाग में इधर आएगा तो गुणा में, इधर क्या बच जाएगा, 8 गुणे 480 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई यक्स इंटू एक्स माइनस 8, है ना। अब देखिए 3 से अगर हम लोग इसको कटाएं तो 24 से 48 होता है, 24 बार में कट जाएगा, यानी 240 बार में। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, तो 8 से जब 24 आठे 192 होता है ना, चाहे करके देख लेते हैं हम लोग, 8 चौके 32, और जीरो तो लगेगा ही, 8 दूना 16 और 3 19, यानी 1920 बराबर क्या आ जाएगा, यक्स का यक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यक्स का 8 में करेंगे तो माइनस का 8 यक्स। अब इसको प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1920 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, सभी वीडियो देखना है तो लिंक पे ज़रूर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, या यूट्यूब पे सर्च करें स्ट्रगल स्टडी एकेडमी। सारा वीडियो आपको क्रमवार हमने प्लेलिस्ट में सजा कर रख दिया है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।